हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो क्राउन सामान्य ज्ञान वीडियो सीरीज़ का यह प्राचीन भारत का चैप्टर 1.11 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुप्त साम्राज्य। काफ़ी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ध्यान से कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। चलिए देखते हैं। मौर्य काल के पतनारोपण के बाद, यानी जब मौर्य काल समाप्त हो जाती है तो दीर्घ काल तक भारतवर्ष एक शासन के अंतर्गत नहीं रहा, यानी अलग अलग शासक जो है भारत पे शासन करते रहे। इसकी कमी को जो है गुप्त शासकों ने पूरा किया और लगभग संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक क्षेत्र में अधीन कर आर्थिक, सामाजिक व साहित्यिक क्षेत्र में उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी गुप्त काल जो है में यहाँ के शासकों ने भारत के मैक्सिमम क्षेत्र पे शासन किया और आर्थिक, सामाजिक और साहित्यिक सभी क्षेत्रों में जो है भारत का स्थिति को मजबूत किया, इसीलिए स्वर्ण काल कहा गया है। चलिए अब देखते हैं श्रीगुप्त, ठीक है, जो कि गुप्त वंश के संस्थापक थे। यहीं से प्रश्न पूछता है कई बार, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा आपका श्रीगुप्त। नेक्स्ट देखिए, प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त को जो है आदि राज कहा गया है। गुप्त वंशावली के स्रोत क्या क्या है? तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कुमारगुप्त का विल्सड स्तंभ अभिलेख और स्कंदगुप्त की भीतरी स्तंभ अभिलेख। ये तीनों के तीनों जो है गुप्त वंश के बारे में जानकारियां देती है। नेक्स्ट देखिए, आपका हो गया घटोत्कच गुप्त। तो यह श्रीगुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछते हैं कई बार। तो चंद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रथम प्रसिद्ध राजा था। उसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे उसकी सत्ता को बल मिलता है। तो चंद्रगुप्त की पत्नी कौन थी? कुमार देवी थी, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना राज्यरोहण के स्मारक के रूप में 319 ईस्वी पूर्व में जो है ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। तो पीछे हमने देखा था विक्रम संवत, शाक संवत, और ये आपको हो गया गुप्त संवत। तो इसको भी याद रखिएगा, 319 320 ईस्वी पूर्व में चलाया गया। नेक्स्ट देखिए समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त के प्रथम पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का अपार विस्तार किया। समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी जो है हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होती है। यहाँ से प्रश्न देखिए पूछता है कि हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति के लेखक, तो आंसर होगा हरिसेन। या फिर समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आपका होगा इलाहाबाद स्तंभ लेख से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरिसेन शांति एवं युद्ध मंत्री था, ठीक है, यानी संधि विग्रहक था। अब देखिए गुप्त शासकों की उपाधियां जो ग्रहण की। तो श्रीगुप्त का उपाधि था आदिराज और महाराज, घटोत्कच का था महाराज, और चंद्रगुप्त प्रथम का था महाराज धीराज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समुद्रगुप्त का था प्रक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय का आपका हो जाएगा विक्रमादित्य। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से देखते हैं। तो श्रीधपुर अभिलेख में समुद्रगुप्त को जो है तत्पाद परिगृहित कहा गया है। अगला देखिए कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त का उपाधि आपका हो गया महेंद्रादित्य और शक्रादित्य, और स्कंदगुप्त का क्रमादित्य। चलिए अब आगे देखेंगे। समुद्रगुप्त अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध था। उसे समरसतः कहा गया, जिसका अर्थ है 100 युद्धों का विजेता। इसीलिए डॉक्टर वी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि दी। प्रश्न पूछता है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो आंसर होगा समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट देखिए, समुद्रगुप्त ने दक्षिणा पथ के 12 राजाओं को परास्त कर धर्म विजय का कार्य किया। आर्यवर्त में उसने 9 राजाओं को परास्त कर दिग्विजय का कार्य किया। समुद्रगुप्त ने वन प्रदेश के सभी राजाओं को परिचारक यानी सेवक बना लिया था हराने के बाद। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने विजय से निवृत्त होने पर अश्वमेघ किया था। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो समुद्रगुप्त जो है विजय होने के बाद अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये,
ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो एरन का जो अभिलेख है उसमें समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी वर्णित है। ठीक है, एरन के अभिलेख के अनुसार क्या है, समुद्रगुप्त की नाम जो है पत्नी का वह दत्त देवी वर्णित है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। समुद्रगुप्त को कई सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है, इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में बुद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगने के लिए एक दूत भेजा और अनुमति प्राप्त की थी। नेक्स्ट देखिए, इसके शासन काल की 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं थी: गरुड़, अश्वमेघ, धनुधर, प्राज्ञानता, परशु और वीणा शरण। अगला देखिए, समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ प्रक्रमांक की भी उपाधि धारण की थी, पीछे हमने देखा था उपाधियों में। अगला शासक देखिए, रामगुप्त। तो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त शासक बना, जो एक कमजोर राजा था। विशाखदत्तकृत देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार रामगुप्त शकों के साथ युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ। शक राजा उसकी पत्नी ध्रुव देवी को प्राप्त करना चाहता था। रामगुप्त ने अपनी पत्नी को शक शासक को देने का फैसला लिया, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, जो कि रामगुप्त का छोटा भाई था, को यह बात पसंद नहीं आई और उसने स्त्री वेश धारण करके शक राजा का जो है वध कर दिया था और बाद में रामगुप्त की भी हत्या कर डाली और गुप्त वंश की गद्दी पर बैठ गया था। राजशेखर की काव्य मीमांसा ने भी इस घटना का उल्लेख किया है। अगला देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका उपाधि क्या था, विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त एवं दत्त देवी का पुत्र था। उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। इसे सांची के अभिलेख में देवराज एवं प्रवरसेन के अभिलेख में देवगुप्त कहा गया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का 2 और उपाधि हो गया, देवराज और देवगुप्त। मेहरौली स्तंभ लेख में राजा चंद्र का वर्णन है, जिसकी पहचान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से ही की गई, यानी राजा चंद्र और चंद्रगुप्त सेम व्यक्ति है मेहरौली स्तंभ के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, विक्रमादित्य ने वैवाहिक संबंध एवं विजय दोनों के सहारे अपनी साम्राज्य की सीमा बढ़ाई थी। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से करवाया। उसके मरने के बाद उसका नाबालिग पुत्र उसका उत्तराधिकारी बना। इस प्रकार प्रभावती स्वयं वास्तविक शासिका हुई। वाकाटक की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। इस उपलक्ष्य में उसने जो है चांदी का सिक्का चलवाया था। इस विजय के बाद साकारी कहा गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य को साकारी कहा गया और उसने विक्रमादित्य की उपाधि जो है शकों को हराने के बाद ही हासिल किया था। चंद्रगुप्त दो ने उदयगिरी अभिलेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा थी। उसने उज्जैन में दूसरी राजधानी स्थापित की, जो कि कालिदास एवं अमर सिंह जैसे विद्वानों से विभूषित थी। चंद्रगुप्त द्वितीय एक वैष्णव था और उसने परम भागवत की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही चीनी बौद्ध यात्री फहान जो है भारत आया था। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फहान किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न कौन कौन थे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी बार पूछेगा। तो कालिदास, धन्वंतरी, वरुचि, अमर सिंह, छपनक, घटकपर, शंकु, बेताल भट्ट और वराह मिहिर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। अगला शासक है कुमारगुप्त प्रथम। तो मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त प्रथम के शासन का वर्णन प्राप्त होता है। सबसे अधिक अभिलेख 18 जो है कुमारगुप्त वन के मिले हैं। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त वन को शरदकालीन सूर्य कहा गया है। कुमारगुप्त वन ने व्याघ्र बल पराक्रम महेंद्र द्वितीय, अजीत महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र आदि की उपाधियां धारण की थी। तो इस सभी उपाधियों को भी याद रखिएगा
नेक्स्ट है जो पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नालंदा यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है कुमारगुप्त वन के ही शासनकाल में की गई थी। ठीक है, ये पूछता है। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी। ये दो प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुमारगुप्त वन के शासनकाल जो है 40 वर्ष का था, जिसमें उसने गुप्त साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा, यानी पीक पे बनाए रखा था। अगला शासक आता है स्कंदगुप्त। तो इसने क्रमादित्य की उपाधि धारण की। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि गिरनार के प्रशासक चक्रपालित ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख जो है गाजीपुर में स्थित है, उस पर हुनों द्वारा आक्रमण की जानकारी दी जाती है। अगला देखिए, तोरमन और मिहिरकुल ये दोनों जो है प्रसिद्ध हुन राजा थे। कोहम स्तंभ अभिलेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम तथा जूनागढ़ अभिलेख में श्री परिक्षिप्ता वृक्षा कहा गया। स्कंदगुप्त ने प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक, इंपॉर्टेंट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। और अंतिम शासक कौन था? वह विष्णुगुप्त था। चलिए अब देखेंगे गुप्तकालीन शासन पद्धति कैसी थी। तो गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था जो था वह राजतंत्रात्मक था, राजपद वंशगत था, लेकिन राजगद्दी हमेशा जो है ज्येष्ठ पुत्र को ही नहीं मिलती थी। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। गुप्त राजाओं ने प्रांतीय एवं स्थानीय शासन की पद्धति चलाई। राज्य कई भुक्तियों अर्थात प्रांतों में विभाजित था और हर भुक्ति का प्रभारी उपरीक होता था। भुक्तियां कई विषय में विभाजित थी, जिसका प्रभारी विषयपति होता था। प्रत्येक विषय को वीथियों में बांटा गया था और वीथियां जो है ग्रामों में विभाजित थी। नेक्स्ट देखिए पेठ। तो यह ग्राम समूह की इकाई थी। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता था? पेठ। ग्राम सभा देखिए, तो ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था और उसका मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महतर कहलाते थे। चलिए आगे देखते हैं। ग्राम सभा को पंचमंडली एवं ग्राम जनपद कहा जाता था। गुप्ता देखिए, तो यह देश का प्रशासक था जो सम्राट द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता था। चलिए देखिए समुद्रगुप्त के पदाधिकारी का नाम क्या क्या था? तो संधि विग्रहक, संधि और युद्ध का मंत्री होता था। कुमारादित्य, तो गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कौन होते थे? कुमारादित्य होते थे, कुमारामात्य होते थे। खाग तपाकिका, तो राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष। महादंडनायक न्यायाधीश होता था। ध्रुवाधिकरण, भूमि कर वसूलने वाले प्रमुख अधिकारी होता था। चंद्रगुप्त द्वितीय का पदाधिकारी आप देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, रिवीजन में इजी होगा। ये आपका हो गया उपरीक, कुमारामात्य, दंडपाशिक, महादंडनायक, बलाधिकृत और महाप्रतिहार। इनका काम आप देख रहे हैं क्या क्या था, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। सैन्य संगठन के बारे में देखते हैं गुप्त काल का। तो सम्राट या सेना का अध्यक्ष होता था। युवराज, तो सम्राट के वृद्ध होने पर सेना की अध्यक्षता युवराज करता था। सेना कई शाखाओं में विभाजित थी। पहला गज सेना, इसका प्रधान महापिलुपति होता था और दूसरा था अश्व सेना यानी घोड़ों का सेना, तो इसका प्रधान अध्यक्ष महाअश्वपति या भटास्पति कहलाता था। नेक्स्ट देखिए रंडा भाधिकृति, तो सैन्य कार्यों में आने वाली सामग्री की व्यवस्था एवं पूर्ति से संबंधित कर्मचारी था ये। चलिए देखते हैं सामाजिक जीवन गुप्त काल का, तो ये कैसा था। तो गुप्त काल में भारतीय समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कायस्थ का सर्वप्रथम उल्लेख जो है याज्ञवल्क्य स्मृति एवं गुप्तकालीन अभिलेखों से प्राप्त होती थी। गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार आया, उन्हें रामायण, पुराण, महाभारत सुनने का अधिकार मिल गया। शूद्रों की पहचान मुख्यतः कृषक के रूप में भी होने लगी। समाज में छुआछूत जो है प्रचलित थी गुप्त काल में भी। स्त्रियों के दशा में जो है थोड़ी गिरावट, यानी उनका वैल्यू कम था समाज में। नीचे 2 वर्णों की स्त्रियों का जीवन निर्वाह के लिए अर्जन करने की स्वतंत्रता मिली, जो कि ऊपरी 2 वर्णों की स्त्रियों को प्राप्त नहीं थी, यानी जो उच्च वर्ग की स्त्रियां थी उनको काम करने का अधिकार नहीं दिया हुआ था।
एक विवाह की प्रथा नहीं थी, यानी बहु विवाह की प्रथा थी। गुप्त शासक बहु विवाह करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय तथा कुमारगुप्त वन की अनेक पत्नियों का जो है उल्लेख मिलता है। अगला देखिए, समाज में सती प्रथा, उस समय गुप्त काल में जो है सती प्रथा भी प्रचलित थी। सेनानी गोपराज की पत्नी उसके साथ चिता पर जल गई। इसका उल्लेख जो है भानुगुप्त के एरन अभिलेख, इंपॉर्टेंट याद रखिए। सती प्रथा का अगर प्रमाण पूछता है कि गुप्त काल में कौन अभिलेख से मिलती है तो हो जाएगा भानुगुप्त की एरन अभिलेख। नेक्स्ट देखिए, स्मृतिकार कात्यायन के अनुसार स्त्री अपने स्त्रीधन के साथ अपनी अचल संपत्ति को भी बेच सकती थी। समाज में वेश्यावृत्ति का अस्तित्व था। वेश्याओं को गणिका कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, धार्मिक जीवन गुप्त काल का। तो गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजश्रय मिलना समाप्त हो गया तथा भागवत धर्म जो है केंद्र बिंदु बन गया था। गुप्त शासक जो थे वैष्णव के धर्मावलंबी थे। इस काल में त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा प्रारंभ हुई थी। आज भी किया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजी, ठीक है। देखिए, गुप्त काल में मूर्ति पूजा ब्राह्मणीय धर्म का सामान्य लक्षण हो गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य तथा समुद्रगुप्त के सिक्कों पर विष्णु का वाहन गरुड़ का चित्र जो है पाया जाता था, जो कि गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह। तो प्रश्न पूछ सकता है आपका, गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो आंसर क्या होगा? गरुड़ होगा। देवगढ़ जो कि झांसी में पड़ती है, यहाँ का दशावतार मंदिर गुप्त युग का वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष है। यह मंदिर पंचायतन श्रेणी का है। नेक्स्ट देखिए, गंधार अभिलेख में विष्णु को जो है मधुसूदन कहा गया है, मधुसूदन, ठीक है। हरिहर के रूप में शिव को विश्व के साथ दर्शाया गया, जो वैष्णव व शैव धर्म के समन्वय का प्रमाण था। गुप्त युग में मथुरा एवं बल्लवी में जैन सभाओं का भी आयोजन हुआ था। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक जीवन गुप्त काल का। तो गुप्तकालीन मुद्राएं एवं अभिलेख तत्कालिक आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है, यानी आर्थिक जो स्थिति थी काफ़ी बढ़िया थी गुप्त काल में। कृषि मूलक अर्थव्यवस्था क्या था? कृषि के साथ साथ व्यापार और विकसित उद्योग धंधे पर भी डिपेंड करता था। भूमि देखिए, तो इस काल में 5 प्रकार की भूमियों का उल्लेख मिलता है। पहला है क्षेत्र भूमि जो कि कृषि युग था, वास्तु भूमि जो कि रहने युग, चारागाह यानी पशुओं के चारा का युग हेतु, खील भूमि जो कि भूमि जो है जोतने में योग नहीं, यानी जिसपे कि कृषि संभव नहीं हो, और 5वां हुआ अप्रहत भूमि यानी बिना जोती गई जंगली भूमि। चलिए अब देखेंगे कर व्यवस्था यानी टैक्स सिस्टम। तो आय का मुख्य स्रोत क्या था? भू राजस्व था, जो कि 1/4 से लेकर के 1/6 भाग तक लिया जाता था। गुप्तकालीन आर्थिक शब्द देखिएगा तो भाग क्या होता था? राजा को भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाला हिस्सा को भाग कहा जाता था। भोग देखिए तो राजा जो उपहार के रूप में लेते थे। टैक्स उद्रंग तो अस्थायी काश्तकारों के लिए जो टैक्स होता था। ऊपरी कर अस्थायी कृषकों के लिए जो टैक्स थी। हिरण्य देखिए तो द्रव्य यानी नगद के रूप में लिया गया टैक्स। विष्ट निःशुल्क या बेगार श्रम। दिनार स्वर्ण मुद्राएं को कहा जाता था। अग्रहार तो मंदिरों व ब्राह्मणों को दिया जाने वाला जो भूमि था उसको अग्रहार कहते थे। भूमि कर संग्रह करने वाला पदाधिकारी ध्रुवाधिकर या फिर ध्रुवाधिकरण कहलाता था। व्यापारिक कारवां जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था वह सार्थवाह कहलाता था। इस काल में व्यापारियों तथा शिल्पियों के 4 संगठन थे। कौन कौन? निगम, पुग, गण एवं श्रेणी। श्रेणी के प्रधान को क्या कहते थे? ज्येष्ठक कहते थे। सिंचाई के लिए राहत या घट यंत्र का प्रयोग होता था। भूमि संबंधित विवादों को निपटाना करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? न्यायाधिकरण। कर्णिक व महापक्ष पटलिक नामक पदाधिकारी भूमि अभिलेखों को सुरक्षित करने का कार्य करते थे। नेक्स्ट देखिए बंदरगाह। तो पूर्वी भारत में 2 बंदरगाह थी, ताम्रलिप्ति ऑफ घंटसाला। पश्चिमी भारत में भृगुकच्छ जो कि नाम था भचौड़, शोपारा और कल्याण। इस समय यानी गुप्त काल में जो है उज्जैन व्यापार का सबसे मुख्य केंद्र था। अगला देखिए गुप्त युग में वैज्ञानिक प्रगति किस प्रकार की थी। तो गुप्त काल में आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में उन्होंने पृथ्वी को गोल बताया तथा उसकी परिधि का सही अनुमान लगाया है।
दशागीतिक सूत्र एवं आर्यष्टक शतक आर्यभट्ट की अन्य रचनाएं हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय में दशमलव प्रणाली का वर्णन किया, ठीक है, तो दशमलव प्रणाली का वर्णन भी गुप्त काल में ही किया गया। नेक्स्ट देखिए बराह मिहिर, तो इन्होंने अपने ग्रंथ पंच सिद्धांतिका में 5 प्राचीन सिद्धांत पैतामह, रोमक, पोलिस, वशिष्ठ एवं सूर्य का निरूपण किया है। ब्रह्मगुप्त जो कि प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, उन्होंने ब्रह्मा सिद्धांत की रचना की थी। सुश्रुत देखिए, तो इन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान रिसर्च किए। धन्वंतरी, तो जिन्होंने भारतीय आयुर्वेद का पिता, इंपॉर्टेंट है, तो भारतीय आयुर्वेद का पिता किसको कहा जाता है? धन्वंतरी को। और ये जो थे चंद्रगुप्त II यानी विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले एक चिकित्सक थे। नेक्स्ट देखिए भास्कर ने 3 ग्रंथ की रचना की, महाभास्करार्च, लघु भास्कराचार्य, भास्करज्ञ कार्य और भाष्य, ठीक है, तो ये 3 जो ग्रंथ है वह भास्कर के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट देखिए लाटदेव, तो लाटदेव को सूर्य सिद्धांत गुरु कहा जाता था। देखिए गुप्त काल की कलाएं, तो कला के क्षेत्र में गुप्त काल अपनी उत्कृष्टता के चरम पर पहुंचा था। इस काल के मंदिर वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसमें शिखर युक्त मंदिर देवगढ़ और झांसी जो है प्रमुख है। देखिए गुप्त काल की प्रमुख मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो धम्मेक स्तूप सारनाथ में है, शिव मंदिर भूमरावाला, पार्वती मंदिर नचना कुठार, दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में है, भीतरगांव मंदिर तो यह कानपुर में आता है, विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर में। विष्णु मंदिर ये हुआ, ये उदयगिरी वाला भी, ये सभी गुप्तकालीन निर्माण है। शिव मंदिर जो आपका बरेली यूपी में है, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, ये ईंटों से बना हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मण मंदिर जो सिरपुर में हुआ ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन निर्माण है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए पवाया का मंदिर, नागौद में खोह का मंदिर, शंकरमढ़ का मंदिर, जबलपुर आदि भी गुप्त काल के आकर्षक मंदिर हैं। गुप्त काल में चिकित्सा भी अपने वैभव, गौरव तथा तकनीक की चरम सीमा पर पहुंच गई। अजंता की चित्रकारी, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र और औरंगाबाद में स्थित है। कुल 29 गुफाओं की संख्या में से जो है गुफा संख्या 16, 17 और 19, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि अजंता की गुफाओं में कौन सी गुफा है जो गुप्त काल की है, तो आपको याद रखना है 16, 17 और 19, ठीक है, ये तीनों जो है गुप्त काल की चित्रकला है। अगला देखिए गुफा 16 में जो है मरणासन राजकुमारी का चित्र है। 17 में देखिएगा तो जातक कथा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जातक कथाओं का जो उल्लेख है आपका कौन सा गुफा था? एलोरा की गुफा, ठीक है, सॉरी अजंता की गुफाएं, ठीक है, तो अजंता की गुफा का 17 नंबर में जो है जातक कथाओं का उल्लेख किया हुआ है। इसमें बुद्ध को यशोधरा से भिक्षा मांगते और यशोधरा द्वारा राहुल को बुद्ध को सौंपते हुए दिखाया गया है। इस गुफा में सिंहल के राज दरबार का भी चित्र है, इसे चित्रों का चित्रशाला कहा गया है। अजंता की गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा अजंता की गुफा में जितने भी चित्र हैं बौद्ध धर्म के किससे संबंधित है? महायान शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए बाघ की गुफाएं, तो मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पर्वत को काटकर बाघ की गुफाओं का निर्माण किया गया था। बाघ की गुफाएं जो है धर्मनिरपेक्ष व लौकिक है। गुप्तकालीन साहित्य देखिए, तो गुप्त काल जो है संस्कृत साहित्य के लिए स्वर्णिम माना गया है। कालिदास जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि हुए, उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति और पराशर स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई। अगला देखिए वीरसेन उदयगिरी गुहा लेख का रचनाकार था, ठीक है, वीरसेन जो था उदयगिरी गुहा लेख का रचनाकार था, राइटर था। अगला पॉइंट मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? वत्सभट्टी ने की थी। नेक्स्ट देखिए महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा या फिर हमारे टेलीग्राम से PDF ले लीजिएगा। देखिए कालिदास की प्रमुख रचना देखिए तो अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, ऋतु संहार, महाविकाग्निमित्रम, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश और विक्रमोवंशीय। वास का देखिए तो स्वप्नवासवदनम, कर्णवारम और चारु दत्तम। विष्णु शर्मा की बुक काफ़ी फेमस है पंचतंत्र।
वान भट्ट, हर्षरित, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। मुद्रा राक्षस और देवीचंद्र गुप्तम। नेक्स्ट देखिए शूद्रक, ठीक है, तो शूद्रक का है मृच टिकटम। भौमक आपका हो गया रावण जूर्नियम। वत्सवट्टिका रावण वध। राजशेखर ने लिखा है काव्य मीमांसा, काफ़ी बार ये भी पूछा हुआ है। और अमर सिंह का अमरकोश, ठीक है। तो ये भी चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, लेकिन अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।